एक पुराना वीरान हॉस्टल, एक लड़का जो 10 साल पहले गायब हो गया, और खून से लिखी एक चेतावनी, मैं पीछे खड़ा हूं। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो एक बंद हॉस्टल के गलियारों से शुरू होती है और सीधे सुनने वाले के मन में डर बनकर बैठ जाती है। और मजे की बात यह कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इस बात को समझने की कोशिश है कि डर काम कैसे करता है। कहानी का असली सवाल ये नहीं है कि हॉस्टल में क्या हुआ, बल्कि ये है कि डर कैसे एक जगह से निकलकर, एक इंसान से गुजरकर सीधा सुनने वाले के दिमाग तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझेंगे कि डर पैदा करने का इसका मैकेनिज्म क्या है। इसे 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला, डर की बुनियाद कैसे रखी जाती है। ठीक है। दूसरा, उस डर को कैसे एक महामारी में बदला जाता है। और आखिर में कैसे कहानी सुनने वाले को ही अपना शिकार बना लेती है। दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा बॉयज हॉस्टल से। कहानी में बताती है कि 10 साल पहले रोहन नाम का एक लड़का वहां से गायब हो गया था। कोई सुराग नहीं, बस उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं पीछे खड़ा हूं। और अब 10 साल बाद 4 दोस्त आर्यन, मोहित, समीर और कबीर वहां पहुंच जाते हैं। एडवेंचर के लिए। हाँ, एडवेंचर के लिए। ये सेटअप हमें बहुत जाना पहचाना लगता है। एक वीरान जगह, दोस्तों का ग्रुप, एक अनसुलझी पहेली। लेखक जानबूझकर एक क्लासिक हॉरर ट्रोप का इस्तेमाल करता है ताकि सुनने वाला कंफर्टेबल हो जाए। हाँ बिल्कुल, उसे लगे कि वो जानता है आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो कंफर्ट बहुत जल्दी टूट जाता है। रात के 11:48 पर अचानक हवा ठंडी हो जाती है, गलियारे से किसी के चलने की धीमी आवाज आती है और फिर समीर के फोन पर एक मैसेज आता है, पीछे देखो। सब इसे मजाक समझते हैं ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी कबीर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, मेरे पीछे कोई खड़ा है। और यहां से खेल बदल जाता है। बिल्कुल, ये डर का सोशल प्रूफ है। जब तक ये सिर्फ एक मैसेज था तब तक ये मजाक था, लेकिन जैसे ही ग्रुप में से एक इंसान सच में डर जाता है तो खतरा सबके लिए असली बन जाता है। सही बात है। उसका डर बाकी सबको यकीन दिलाता है कि वो अकेले नहीं है। और फिर जो वो देखते हैं वो उनके होश उड़ा देता है। जब आर्यन टॉर्च घुमाता है तो कबीर के ठीक पीछे एक लंबा काला साया खड़ा होता है। लेकिन ये कोई आम साया नहीं है। इसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर उल्टी घुमी हुई थी और आंखें खून से लाल थी। यहाँ लेखक अनकैनी वैली के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। ये साया दिखने में इंसान जैसा है, लेकिन उसकी उल्टी गर्दन और खूनी आंखें उसे इतना अप्राकृतिक बना देती हैं कि हमारा दिमाग उसे तुरंत एक खतरे के तौर पर देखता है। मतलब ये सिर्फ एक भूत नहीं है। नहीं, ये इंसानियत का एक बिगड़ा हुआ रूप है जो कहीं ज्यादा डरावना होता है। दिमाग ये समझ नहीं पाता कि जो दिख रहा है वो है क्या, और यही कंफ्यूजन डर पैदा करता है। और ये सिर्फ दिखने में डरावना नहीं है, वो साया फुसफुसाता है, रोहन को तुमने देखा? हाँ, ये सवाल उसे एक मकसद देता है। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, ये कुछ ढूंढ रही है। और इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, कबीर चीखता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। और उसके फोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज। हाँ, अब 3। और इसी के साथ कहानी एक सर्वाइवल गेम से एक जानलेवा काउंटडाउन में बदल जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि हम बचेंगे या नहीं, सवाल ये है कि अगला कौन है। काउंटडाउन सुनने वाले के दिमाग में एक घड़ी सेट कर देता है और हर टिक के साथ बेचैनी बढ़ती जाती है। तो डर की बुनियाद तो बहुत मजबूती से रख दी गई है। लेकिन अब कहानी दूसरे हिस्से में जाती है, जहां ये डर फैलता है एक वायरस की तरह। सही। मोहित डर के मारे सीढ़ियों से नीचे भागता है, लेकिन उसे अपने कदमों की आवाज के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई देती है। जब वो पलटता है तो वही उल्टी गर्दन वाला साया उसके ठीक पीछे होता है। मोहित भी गायब। और फोन पे मैसेज 2। ये डर का एक क्लासिक हथियार है, अकाट्य भाग्य, मतलब इनएविटेबिलिटी। कहानी मोहित को भागने का एक झूठा मौका देती है, लेकिन फिर दिखाती है कि भागना नामुमकिन है। जब बचने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो डर दहशत में बदल जाता है। सुनने वाला भी किरदारों के साथ उसी जाल में फंस जाता है, कोई रास्ता नहीं है। आखिर में आर्यन और समीर एक कमरे में छिप जाते हैं। दरवाजे पर नाखून से खुरचने की आवाज आती है और बाहर से रोहन की आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे यहां मरने दिया। और तभी समीर घबराकर पीछे पलटता है और गायब। सुबह जब पुलिस आती है तो उन्हें सिर्फ आर्यन मिलता है, जो सदमे में एक ही बात दोहरा रहा था, वो मेरे पीछे खड़ा है। और फिर सबके सामने उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर घूम जाती है। बाप रे। इस पॉइंट पर मुझे लगा कि कहानी खत्म हो गई,
लेकिन यहाँ से तो ये एक नए लेवल पर चली जाती है। हाँ, क्योंकि अब श्राप हॉस्टल से आजाद हो गया है। वो अब एक जगह से नहीं बल्कि एक इंसान से जुड़ गया है। सही। आर्यन अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो उस डर का कैरियर यानी वाहक बन गया है। और कहानी का लोकेशन बदलना, एक हॉस्पिटल से एक मेंटल हॉस्पिटल, ये बहुत शानदार मूव है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। एक हॉस्पिटल तर्क, विज्ञान और इलाज की जगह है। वहाँ एक अलौकिक शक्ति को लाना तर्क और अतर्क के बीच एक सीधी लड़ाई शुरू कर देता है। बिल्कुल। हॉस्पिटल में आर्यन को एक सेल में बंद कर दिया गया है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे गहरा सदमा लगा है, लेकिन हर रात आर्यन दीवार पर अपने खून से लिखता है। वो पीछे है। हाँ, वो पीछे है। डॉक्टर इसे उसका पागलपन मानते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी बताता है। और यहीं पर कहानी हॉरर को एक सबूत देती है। फुटेज में साफ दिखता है कि आर्यन के पीछे एक परछाई खड़ी है जिसका चेहरा अब खोपड़ी जैसा है। मतलब जो डर पहले सिर्फ उन लड़कों ने महसूस किया था, अब वो कैमरे पर कैद हो चुका है। ये उसे दिमागी वहम के दायरे से निकालकर एक ठोस हकीकत बना देता है। और फिर वो परछाई कैमरे में देखकर फुसफुसाती है। अब अगला कौन? उफ। अगली सुबह एक नर्स की लाश मिलती है। दीवार पर लिखा था, उसने पीछे देखा। यहाँ कहानी अपना सबसे बड़ा नियम स्थापित कर देती है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही क्रूर नियम है, पीछे मत देखो। ये एक ऐसी चीज है जो हम दिन में सैकड़ों बार बिना सोचे समझे करते हैं। इस नियम के जरिए कहानी हमारी एक साधारण सी आदत को ही एक जानलेवा गलती बना देती है। सही बात। अब डर सिर्फ उस साये का नहीं है, बल्कि अपनी ही एक हरकत का है। और फिर हमें वो सच पता चलता है जो सब कुछ बदल देता है। एक पुराने डॉक्टर की फाइल से खुलासा होता है कि रोहन 10 साल पहले गायब नहीं हुआ था। उसे उसके ही दोस्तों ने हॉस्टल के कमरा नंबर 312 में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसके आखिरी शब्द थे, मैं पीछे खड़ा हूं। ये जानकारी कहानी को एक नई गहराई देती है। अब रोहान का भूत सिर्फ एक डरावनी शक्ति नहीं है, वो अन्याय और धोखे का प्रतीक है। उसे एक मकसद मिल जाता है। हाँ, हमें उसकी क्रूरता का कारण पता चलता है, बदला। और जब किसी शैतान का मकसद पता चल जाता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है, क्योंकि अब उसके हर एक्शन के पीछे एक वजह है। दूसरे हिस्से का अंत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है और सीसीटीवी मॉनिटर पे जो दिखता है वो दहला देता है। क्या दिखता है? हर मरीज के बिस्तर के पास उनके पीछे एक एक साया खड़ा है। एक नहीं बल्कि दर्जनों। बाप रे। और आर्यन कैमरे में देखकर हंसते हुए कहता है, अब सब पीछे देखेंगे। ये डर का वायरल हो जाना है। जो श्राप एक इंसान तक सीमित था, वो अब एक, कह सकते हैं कि सुपरनैचुरल पेंडेमिक यानी अलौकिक महामारी बन चुका है। सही शब्द है। रोहन की आत्मा अब अकेली नहीं है, वो अपनी जैसी और आत्माएं बना रही है। डर अब काबू से बाहर हो चुका है। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक संक्रमण है। और ये हमें कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से में ले आता है, जहां डर अपने चरम पर पहुंचता है और कहानी की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पूरे हॉस्पिटल में नंगे पांव चम्मे की आवाजें गूंज रही हैं, जबकि सीसीटीवी में दिखता है कि सब मरीज अपने बिस्तर पर हैं। अच्छा। हर मरीज के पीछे एक साया है, लेकिन आर्यन के पीछे जो साया है वो कुछ अलग कर रहा है। वो मुस्कुरा रहा है। वो मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। वो हमें बताती है कि ये आत्मा जो असली रोहन है अब सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो सबका आनंद ले रही है। मतलब वो अब सिर्फ एक पीड़ित की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत बन चुकी है जिसे दूसरों को डराने में मजा आता है। उसका मकसद अब न्याय से बढ़कर परपीड़ा बन गया है। और फिर आर्यन और उस साईं के बीच एक बहुत ही अजीब बातचीत होती है। आर्यन फुसफुसाता है, तू अब भी भूखा है ना? और साया जवाब देता है, हाँ, मुझे वो चाहिए जो पीछे नहीं देखते। ये बात मुझे समझ नहीं आई। पहले नियम था कि पीछे देखने वाला मरेगा, अब उसे वो चाहिए जो पीछे नहीं देखते। ये एक शानदार साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कहानी एक ऐसा विरोधाभास रचती है जहां बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम डरोगे और पीछे देखोगे तो मारे जाओगे, और अगर तुम बहादुर बनोगे और उसे नजरअंदाज करोगे तो भी मारे जाओगे। मतलब कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं। आत्मा का मकसद अब सिर्फ मारना नहीं है, उसका मकसद है डर को एक स्थायी अवस्था बनाना। वो चाहती है कि हर कोई हर वक्त उसके होने के ख्याल से डरे। वो मान्यता चाहती है, अनदेखी नहीं। इसके बाद जो होता है वो सबसे अजीब है। पूरा हॉस्पिटल रहस्यमयी तरीके से खाली हो जाता है। कोई चीख नहीं, कोई खून नहीं, बस सन्नाटा। सुबह जब पुलिस पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ एक कमरा खुला मिलता है।
कमरा नंबर 312। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम। और फर्श पर एक छोटा सा शीशा पड़ा था। और वो शीशा इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि अब श्राप किसी जगह मतलब हॉस्टल या किसी इंसान मतलब आर्यन से बंधा नहीं है। अब वो एक वस्तु में है। हाँ, अब वो एक वस्तु के जरिए फैल सकता है। और यहीं पर कहानी मेटा नैरेटिव का इस्तेमाल करती है। मतलब कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो खुद के बारे में जागरूक हो जाती है। मतलब अब वो किरदारों से बाहर निकलकर सीधा सुनने वाले को टारगेट कर रही है। बिल्कुल, शीशा एक पोर्टल की तरह काम करता है, जो डर को कहानी के पन्नों से निकालकर हमारी दुनिया में ले आता है। कहानी ये अंदेशा देती है कि जो भी उस शीशे में देखेगा, उसे अपने पीछे वो साया दिखेगा। लेकिन असली शीशा वो नहीं है जो फर्श पर पड़ा है। असली शीशा ये कहानी खुद है। अच्छा। इस कहानी को सुनकर या पढ़कर हमारे दिमाग में वो तस्वीर बन गई है। अब हमें किसी शीशे की जरूरत नहीं, हमें बस अपनी आंखें बंद करनी है और वो साया हमें दिख जाएगा। तो जो कहानी एक वीरान हॉस्टल में शुरू हुई थी, वो एक ऐसे श्राप में बदल जाती है जो एक शीशे के जरिए, या यूं कहें कि कहानी के जरिए ही किसी तक भी पहुंच सकता है। हाँ। कहानी के अंत में ये सवाल बहुत परेशान करता है, क्या आप अब भी आगे देख रहे हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी का असली डर रोहन नहीं है। असली डर वो विचार है जो कहानी हमारे दिमाग में डाल देती है। अनजाने का डर। हाँ, अनजाने का डर, उस चीज का डर जो शायद हमारे ठीक पीछे मौजूद हो सकती है। कहानी खत्म होने के बाद भी ये विचार हमारे साथ रह जाता है। हर बार जब हम किसी खाली गलियारे से गुजरेंगे या रात में अचानक हमारी नींद खुलेगी, तो ये कहानी हमें याद आएगी। मतलब कहानी का अंत इसे सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देता, बल्कि एक अनुभव बना देता है। बिल्कुल। ये इस सवाल को हवा में छोड़ जाती है कि क्या कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ने या सुनने से ही जिंदा हो जाती हैं?